रोहित गीतांजलि कैंसर द्वारा आयोजित ऑनलाइन कैंसर अवेयरनेस मीट में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ सभी डॉक्टर्स का जो हमारे साथ अभी उपस्थित हैं, और मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सीईओ सर श्रीमान प्रतिम जी तंबोली सर का, जिन्होंने अपने व्यस्तम दिनचर्या में से कुछ समय निकालकर हमारे साथ उपस्थित हैं। महत्वपूर्ण तौर से मैं उन विनर्स का बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी जो इस गंभीर बीमारी से न सिर्फ लड़े हैं बल्कि इस बीमारी के छक्के छुड़ाकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आई एम वार्म वेलकम ऑल ऑफ यू। यूआईसीसी हर साल विश्व कैंसर दिवस मनाता है। इस साल यूआईसीसी की थीम क्लोज द केयर गैप के तहत हमें यूआईसीसी का एक ऑफिशियल वीडियो हम लोग देखना चाहेंगे। आइए हम देखते हैं। Young and old, rich and poor, black, white, and every color, male, female, trans, and other, right and the left, east and west, followers, leaders, believers, and non, everyone. Far more unites us than divides us. So let's all agree, the people and the powers that be, to make the world aware we need to close the gap in cancer care. इस मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारी गीतांजलि कैंसर सेंटर के सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर आशीष चाकेटिया से निवेदन करूंगी कि वे हमें वर्ल्ड कैंसर डे के उद्देश्यों से अवगत कराएं और क्लोज द केयर गैप थीम के बारे में बताएं। वार्म वेलकम डॉक्टर आशीष चाकेटिया सर। और मैं गुजारिश करना चाहूंगी हमारे सभी पार्टिसिपेंट से कि वो अपना मोबाइल फोन साइलेंट पर रखें। धन्यवाद। Thank you, Mamta. Warm welcome to all. So it's a very nice initiative. At least हम लोग इस बार survivors के साथ meeting नहीं कर पाए, but we took this initiative. So I thank you all for this thing. UICC हर साल 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे ऑर्गेनाइज करता है, और इस बार जो थीम है उस थीम के बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा। मैं उसका मेन एम बताऊंगा कि जो मेन एम है दैट इज जो क्वालिटी कैंसर केयर है वो हर जने को एक्सेसिबल कराना है। जब तक एक क्वालिटी केयर हम लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे, हम इस गैप को एक कैंसर फ्री वर्ल्ड की तरफ नहीं बढ़ सकते, क्योंकि कैंसर केयर में आज भी काफी सारी डिस्पैरिटीज हैं। अनफॉर्चुनेटली नंबर लगातार बढ़ता जा रहा है डेवलपिंग कंट्रीज में कैंसर केसेस का, बट उस जिस हिसाब से कैंसर केसेस का नंबर बढ़ रहा है वो क्वालिटी केयर हर जगह प्रोवाइड नहीं हो पा रही है। उसके बहुत सारे कारण हैं जो कि इस ब्रीफ वीडियो में हमने देखे। जेंडर इक्वलिटीज, एज इक्वलिटीज, पॉवर्टी, बहुत सारे कारण हैं, हम बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। जो गीतांजलि कैंसर सेंटर कर रहा है डेडिकेटेडली क्वालिटी केयर आसपास साउथ राजस्थान में लोगों को उपलब्ध कराता आया है काफी सालों से, और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में और एक्सेल करते रहेंगे। यही थीम है इस बार का। और उसके अलावा मैं ब्रीफली ये बताना चाहूंगा कि जो मिसकंसेप्शन है लोगों में सर्जरी के रिगार्डिंग वो बिल्कुल गलत है। अराउंड 1/3 केसेस कैंसर के केवल सर्जरी से ठीक किए जा सकते हैं अगर वो पेशेंट टाइम पे अपना ट्रीटमेंट करा लें। सबसे दुख की बात यह है कि लोग टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं। स्टेज 1, स्टेज 2 जहां सबसे ज्यादा अच्छे सर्जिकल रिजल्ट मिलने की उम्मीद है, उस टाइम पे लोग अल्टरनेटिव मेडिसिन को चुनते हैं। 60 to 70% लोग, इवन एजुकेटेड पीपल, डॉक्टर्स, फैमिलीज, वो सब भी अल्टरनेटिव मेडिसिन को एज ए फर्स्ट केयर चुनते हैं, और जब वो एडवांस हो जाता है तब वो सर्जरी के लिए आते हैं। इसी वजह से आज भी हमारे रिजल्ट डेवलप्ड वर्ल्ड के रिजल्ट को मैच नहीं कर पा रहे। तो जरूरत है लोगों में जागरूकता फैलाने की कि जब भी ये डायग्नोज हो एज अर्ली एज पॉसिबल एक एक्सपर्ट के पास पहुंचे, टाइम पे अपना ट्रीटमेंट कराएं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे हमें लोगों को जागरूक बनाना होगा, जो कि हम लगातार करते आए हैं, कर रहे हैं। लोगों को स्क्रीनिंग के बारे में बताना होगा, इसके अच्छे आउटकम्स के बारे में बताना होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है सर्वाइवर्स, जो एक कैंसर का पूरा ट्रीटमेंट लेने के बाद
आज अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, वो सोसाइटी में सबसे बड़ा मैसेज है। वो इस चीज को सोसाइटी में आगे बढ़ा सकते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि उनको लोगों को इस बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए और इस बीमारी से लड़ने का एक जज्बा जगाना चाहिए। So once again, I thank you all and hand over to Mamta for the further coordination of the program. Thank you. थैंक यू वेरी मच सर। आपकी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं हमारे बीच मौजूद एक विनर मिस निधि सिंगल जी का तहे दिल से स्वागत करूंगी कि वो अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करें। मिस निधि सिंगल जी। थैंक यू ममता जी। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले तो मैं गीतांजलि मेडिकल हॉस्पिटल एंड कॉलेज के प्रशासन का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने आज मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया ताकि मैं अपने कुछ अनुभव उनके साथ साझा कर सकूं। जो भी यहाँ पे पेशेंट्स हैं, उनके परिवार हैं, उन सब के साथ अपने अनुभव शेयर करके मुझे बहुत प्रसन्नता महसूस होगी। लगभग 1.5 साल पहले मुझे एडवांस ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस हुआ था एंड उस वक्त हम लोग ये तय नहीं कर पा रहे थे कि मुझे अपना इलाज किस हॉस्पिटल से कराना चाहिए, कहाँ, किस शहर में करवाना चाहिए। मैं उदयपुर से ही हूँ। तो तब हमने अपने फैमिली में कई डॉक्टर से बात की और इन सबसे बात करके हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि कैंसर का इलाज ऐसा है जो पूरे विश्व में एक स्टैंडर्ड इलाज है। अगर आपके आसपास के शहर में अगर कोई ऐसा हॉस्पिटल आप मौजूद हैं जहां कैंसर के इलाज से जुड़ी सारी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो आपको किसी भी बड़े शहर की ओर जाने की कोई जरूरत नहीं है। उसी क्रम में फिर जब हमने गीतांजलि मेडिकल हॉस्पिटल में डॉक्टर अंकित, डॉक्टर आशीष और उनके स्टाफ के अन्य लोगों से बात की और यहाँ पे उपलब्ध सारी सुविधाओं की जानकारी जुटाई, तो हमारा यह फैसला कि हमें उदयपुर में ही इलाज करवाना है, वो भी गीतांजलि हॉस्पिटल में, यह और पक्का हो गया। तो ओवरऑल मेरा ट्रीटमेंट का अनुभव बहुत अच्छा रहा। यहाँ के सभी डॉक्टर्स का मुझे बहुत सहयोग मिला। यहाँ का डे केयर स्टाफ, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का स्टाफ, सब बहुत अच्छे थे। मेरा ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से हुआ। इवन मैनेजमेंट रिलेटेड अगर मुझे कोई प्रॉब्लम थी तो मुझे ममता जी का भी पूरा सहयोग मिला। आई थैंक यू ऑल ऑफ देम फॉर providing their full support to me. आज मेरा इलाज मतलब कंप्लीट हो चुका है एंड आई एम लीडिंग अ गुड लाइफ। वो बहुत तो उसके लिए मैं सब लोगों का बहुत थैंक यू करती हूँ। उसके ऊपर मैं अलग से यहाँ के सभी पेशेंट्स और उनके परिवार वालों से ये कहना चाहूंगी कि माना कैंसर एक गंभीर बीमारी है, लेकिन अगर आप इस बीमारी से ग्रस्त हैं तो प्लीज अपने आप को मानसिक रूप से जरूर मजबूत रखें। आपकी जो मेंटल स्टेट होती है वो आपके इलाज के दौरान आपको बहुत फायदा पहुंचाती है। अगर आपके मन में कोई भी टाइप के नेगेटिव विचार ना आए, बस यही आप कोशिश करिए। अगर आपके मन में सकारात्मक विचार रहेंगे तो डेफिनेटली आपका इलाज भी बहुत अच्छे से आपकी बॉडी पे लागू होगा। हमारे सारे विचार जो होते हैं ये हमारी सेहत के लिए बहुत मायने रखते हैं। तो सकारात्मक ऊर्जा अपनाएं। भविष्य के बारे में बिल्कुल ना सोचे। हर दिन अपना ऐसा जिए कि ठीक है आज ही आखिरी है, इसको अच्छे से जिए, इसको बहुत हंसी खुशी गुजारे। तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपका ये जो पूरी यात्रा है आपके इलाज की, ये बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं करेगी। इनफैक्ट आपके जो घर वाले हैं, मैं उनको भी ये बोलना चाहूंगी कि वो भी अपने पेशेंट के लिए एक ऐसा ही खुशनुमा माहौल बनाए रखे। कभी भी उनको ऐसे अनुभव ना होने दे या एहसास ना होने दे कि हाँ उन्हें कोई गंभीर बीमारी है। कैंसर का इलाज आजकल दुनिया में तो बहुत एडवांस हो चुका है और अगर आपने बहुत ही इनिशियल स्टेज में इसे डायग्नोस कर लिया, तब तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप बहुत जल्द अच्छे इलाज से इसे ठीक हो सकते हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि आप सब लोग
अपना अपना मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखे, अपने आसपास अच्छा माहौल रखे, इस बीमारी से घबराए नहीं। यकीन मानिए आप बहुत अच्छे डॉक्टर्स के हाथों में हैं और आपका इलाज बहुत अच्छे से होगा। अगर आपके परिवार में किसी को भी अगर कैंसर की हिस्ट्री रही हो, तो मेरी आपसे गुज़ारिश है कि प्लीज़ अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, अपने टेस्ट समय पे करवाते रहें, ताकि ये बीमारी आपको ना जकड़े। सो इसी के साथ मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी एंड आई थैंक यू अगेन ममता जी एंड द जीएमसीएच एडमिनिस्ट्रेशन कि उन्होंने आज मुझे यहाँ पे अपने अनुभव साझा करने का अवसर दिया। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम। आपके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं। इस क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं हमारे साथ मौजूद सीईओ सर श्रीमान प्रतीम जी तंबोली सर का स्वागत करूंगी कि वो हमारे साथ कैंसर जैसी बीमारी होने पर क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है या उनके इलाज में क्या क्या हम सावधानी बरतेंगे, इनके बारे में हमसे अपना जानकारी देंगे। मोस्ट वेलकम प्रतीम तंबोली सर। थैंक यू मिस ममता। विश्व कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में गीतांजलि कैंसर सेंटर, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल उदयपुर द्वारा आयोजित इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। वर्तमान में कोविड पेंडेमिक ने हम सबको जो फिजिकली हम मिल सकते थे 2019 में तो हमने प्रोग्राम काफी अच्छा किया, 2020 में बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था, बट 2021 में कोविड के रहते हम ये वर्चुअल प्रोग्राम भी नहीं कर पाए। बट इस बार मुझे खुशी है कि हम इस बार जुड़ पाए, चाहे वर्चुअली, और आई एम श्योर पैंडेमिक के खत्म होते ही हम फिर से रूबरू आपसे हो पाएंगे। जो सर्वाइवर्स हैं, जो पेशेंट्स जो हमारे साथ पिछले इन वर्षों में साथ रहे, मैं उन्हें दीर्घायु की कामना करता हूं, उन्हें और आपके परिवार को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, हम सब गीतांजलि कैंसर सेंटर की टीम द्वारा, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल द्वारा। आज जो विश्व भर में जो कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, इस बार जो WHO ने जो थीम रखी है वो क्लोज द केयर गैप करके थीम है। ये दिवस इसलिए मनाया जाता है कि विश्व स्तर पर इस बारे में हम ज्यादा से ज्यादा अवेयर करें हमारे देश के नागरिकों को, विश्व भर में, और ये बात में कुछ चेंज लेकर आए कि भाई आज जो कैंसर है ग्लोबली अगर आप देखें तो विश्व में जो पेशेंट्स की डेथ होती हैं और ओवरऑल उसमें कैंसर द्वितीय सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, अर्थात कैंसर विश्व में मौत का दूसरा मुख्य कारण बन गया है। इसको चेंज करना बहुत जरूरी है और वो सिर्फ तभी हो सकता है जब हम मिलके कोलैबोरेट करें, इसको प्रिवेंट करें। ये जो इनिशिएटिव है, ये दिस इनिशिएटिव एंड्योर्स पावर ऑफ कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन। आप अलग अलग क्षेत्रों से हैं, डॉक्टर्स अलग अलग क्षेत्र के हैं। आज गीतांजलि कैंसर सेंटर में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, हेमेटो ऑन्कोलॉजी, पैलिएटिव केयर मैनेजमेंट, न्यूक्लियर मेडिसिन, हम अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं और ये सब मिलकर सिर्फ एक ही जो उद्देश्य हमारा वो कि कैंसर से निजात पाना, हम कैंसर से किस तरह हमें उसे पीछे करना, हराना उसे। और हम सब आपके साथ खड़े हैं। वी आर टुगेदर फॉर अ ब्राइटर वर्ल्ड विदाउट द वर्ल्ड कॉल्ड कैंसर। यह घातक बीमारी इसलिए मानी जाती है क्योंकि अगर समय रहते डायग्नोस हो जाए तो यह बीमारी घातक नहीं होती। और मैं अक्सर कहता हूं कैंसर इज क्योरेबल इफ इट इज डायग्नोस्ड एंड इट्स बीन प्रिवेंटेड एट द राइट टाइम। जैसे डॉक्टर जकेटे साहब ने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कई बार हम दूसरे ट्रीटमेंट संसाधनों पे अपना समय व्यतीत करते हैं। आई थिंक सबसे बेस्ट ये है कि हम उसको लेजिटिमेटली डिस्कस करें डॉक्टर्स के साथ कि इसका सही इलाज क्या है, और जहां पर कि जो प्रोटोकॉल ओरिएंटेड जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो उनका वो लें, और इस जो है जो कैंसर नामी जो बीमारी है इसको हम इसके ऊपर जीत पा सकें। इस क्रम में हम इन्फॉर्म करें, एनकरेज करें, इस बीमारी से प्रिवेंशन करें। अर्ली डिटेक्शन हो तो समय दर समय जैसे जांचें जो होती हैं अपने अस्पताल में, एक आपने जाएं डॉक्टर से मिलें, और जो समय दर समय कैंसर को प्रिवेंशन जो टेस्ट होने चाहिए, चाहे वो मेमोग्राफी है, PSA टेस्ट है,
या बायोकेमिस्ट्री के कुछ टेस्ट होते हैं, अपने डॉक्टर्स की सलाह लें और उसे बचा के अपने आप को रखें। आप किस तरह इन्वॉल्व हो सकते हैं? जो थीम है इस साल का, अगले 2022, 2023 से 2024 तक, वो ये कि एक ही चीज के ऊपर फोकस करता है कि हम सब मिलके अगर साथ होते तो कैंसर के ऊपर जीत पा सकते हैं। अकेले करना ये थोड़ा मुश्किल होगा। तो आप कन्वर्स करें, डिस्कशन करें, अपनी आवाज उठाएं, पर्टिकुलरली व्हेन इट टॉक्स अबाउट कि अपने जो फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, या अपने नेटवर्क में जो हैं, अपने फैमिली फिजिशियन है, उनसे अपने स्वास्थ्य के बारे में निरंतर चर्चा करते रहें। सोशल चेंज लेकर आए, चाहे वो अपने नेटवर्क्स में हो, फैमिली में हो, फ्रेंड में हो, और अपने बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करें अपने चिकित्सक, जो परिवार के चिकित्सक हैं, फैमिली फिजिशियन, उनके साथ, और स्प्रेड द वर्ड थ्रू व्हाटएवर स्टोरी यू हैव। निधि सिंघल जी ने अभी अपने बारे में बहुत संक्षेप में बहुत अच्छी तरह बताया कि आई थिंक उनका कहना मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर हम समय रहते टेस्ट करा लेते हैं और अगर हम इलाज अच्छी जगह पर कराते हैं तो पूर्ण रूप से कैंसर पर निजात पा सकती है। मुझे गर्व है कि गीतांजलि कैंसर सेंटर में हमने कई मरीजों का, नंबर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, तो हर एक केस इंपॉर्टेंट है। हर एक व्यक्ति जो कैंसर से ग्रसित होकर जो हमारे यहाँ इलाज कराता है वह मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और हम कोशिश करते हैं कि लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी हो, लेटेस्ट उसमें तकनीक से हम आपका इलाज करें। इसलिए हमने, अगर आप देखें, हाल ही में पेट सिटी भी इंट्रोड्यूस किया है, या अगर नए नए मॉडल्स ऑपरेटिव हम यूज करते हैं टेक्नोलॉजी के साथ। मुझे आशा है कि हम आपकी इसी तरह तन मन धन से सेवा करते रहेंगे। मेरी पूरी टीम गीतांजलि कैंसर सेंटर और गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की इस सेवा में तत्पर है। मैं अपने जो क्लिनिकल टीम है, अपने जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, उन सब का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि वो एक अच्छा काम कर रहे हैं। और इस प्रकार हम कई तरह के कैंसर के ऊपर रजिस्ट्री भी कर रहे हैं। एट द सेम टाइम नए नए तकनीकों से जो सर्जरीज या ट्रीटमेंट होते हैं वो सारे प्रोटोकॉल हम फॉलो कर पा रहे हैं। गीतांजलि कैंसर सेंटर आप सभी के साथ हमेशा तत्पर है, इसी विश्वास के साथ कि हम अपनी तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं छोड़ेंगे जो हम कर सकते हैं, or rather I would say we would not leave any stone unturned to make sure कि हम together we can win over the disease which is called as cancer. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट्स। आपकी ये जानकारी हम सभी के लिए काफी मार्गदर्शन पूर्ण है। इस क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी के साथ एक वीडियो शेयर करना चाहूंगी जो हमारी एक विनर, नन्ही सी विनर मिस आरफा ने खुद रिकॉर्ड करके भेजा है। आज वो हमारे साथ इस मीटिंग में मौजूद हैं। आइए देखते हैं वो वीडियो। थैंक यू नन्ही आरफा। आई होप आप सभी को शायद ऑडियो में थोड़ी दिक्कत हुई होगी, बट इट्स क्वाइट गुड आरफा। हम आपके भविष्य की कामना करते हैं। इस क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगी डॉक्टर रमेश पुरोहित, जो कि गीतांजलि कैंसर सेंटर में रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। वे हमें रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की कैंसर की बीमारी के इलाज में रेडिएशन थेरेपी में क्या क्या नए एडवांसमेंट हुए हैं या किस तरह से वो कारगर सिद्ध होती है, इस बारे में जानकारी देंगे। प्लीज वेलकम डॉक्टर रमेश पुरोहित सर। थैंक यू ममता जी। थैंक यू। कैंसर के इलाज में जो 3 मुख्य पद्धतियां हैं उनमें रेडियोथेरेपी का काफी रोल रहता है। कई बार तो एज ए रेडिकल ट्रीटमेंट, जिसमें बीमारी को रेडियोथेरेपी से ही ठीक करते हैं। कई बार सर्जरी से पहले और कई बार सर्जरी के बाद उसका यूज होता है। रेडियोथेरेपी तो रेडिएशन जो ट्रीटमेंट है वो तो 100 साल से ज्यादा हो गए जिसका यूज हो रहा है कैंसर में, लेकिन धीरे धीरे काफी एडवांसमेंट हुआ है। और आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि गीतांजलि कैंसर सेंटर में रेडिएशन की जो मशीन है, लीनियर एक्सेलरेटर, वो काफी एडवांस्ड है।
और इसमें रेडिएशन की जो भी ट्रीटमेंट टेक्निक्स हैं, एडवांस टेक्निक्स, वो सारी अवेलेबल हैं। जो मेन टेक्निक्स हैं वो जैसे कि IGRT, जैसे हम कोई भी रेडिएशन ट्रीटमेंट करते हैं उसको पूरा इमेज गाइडेड किया जाता है, यानी कि हम जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो एरर फ्री करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए, एरर मिनिमाइज करने के लिए ऑन बोर्ड इमेजिंग करते हैं। यानी कि हर एक ट्रीटमेंट के टाइम पर इमेज करके देखते हैं कि ट्रीटमेंट सही हो रहा है या नहीं। तो ये काफी एडवांस टेक्निक है, इससे साइड इफेक्ट्स काफी कम हो जाते हैं और जो रिजल्ट्स हैं वो भी अच्छे रहते हैं। उसके अलावा जो टेक्निक है जो लीनियर एक्सेलरेटर पे हम यूज करते हैं वो है स्टीरियोटेक्टिक रेडियो सर्जरी, जो कि कुछ ऐसे कैंसर जो बहुत ही शुरुआती हैं या फिर ऐसे मेटास्टेसिस जो बहुत ही छोटे हैं या कुछ केसेस में इवन ब्रेन ट्यूमर्स में जो कि छोटे ब्रेन ट्यूमर्स हैं उनमें यूज होता है और इसके रिजल्ट इतने अच्छे हैं कि वो ब्रेन ट्यूमर्स में सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है और वो वहीं पर उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। जैसे ब्रेन में ट्यूमर है उसको रेडिएशन से ही खत्म किया जाता है, तो इसमें कोई इंसिजन या कोई एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो बिना सर्जरी के भी ट्रीट किया जा सकता है। उसके अलावा भी हम जो एडवांस टेक्निक्स यूज कर रहे हैं जैसे कि ब्रेकीथेरेपी होता है, उसमें जो लोकलाइज ट्यूमर होता है, कई बार पुराने पेशेंट्स होते हैं जिनमें पहले रेडिएशन हो चुका है, जैसे ओरल कैविटी है जिसमें पहले रेडिएशन हो चुका है, अब दोबारा रेडिएशन देने की आवश्यकता है और ट्यूमर लोकलाइज्ड है, तो हम उसमें ब्रेकीथेरेपी से ट्रीट कर सकते हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारे कैंसर ऐसे हैं जिनमें ब्रेकीथेरेपी का रोल है, तो ये काफी एडवांस टेक्निक्स हैं और जो उदयपुर के लोगों के लिए अच्छी बात है कि उदयपुर में ही अवेलेबल है। ये सारी टेक्निक्स मेट्रो सिटीज या आउट ऑफ इंडिया सभी जगह जो टेक्निक्स अवेलेबल हैं वो यहाँ पर हमारे यहाँ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है और हम ये रेगुलरली कर रहे हैं। थैंक यू ममता। थैंक यू सो मच सर आपकी इस जानकारी के लिए। कार्यक्रम के अगले चरण में मैं इनवाइट करना चाहूंगी डॉक्टर चित्रा काइन को, जो कि हमारी सैटेलाइट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑब्स गायनिक की हेड डॉक्टर हैं। प्लीज इनवाइट डॉक्टर चित्रा काइन। क्षमा चाहूंगी, किसी तकनीकी खराबी के कारण वो अभी डिस्कनेक्ट हो गई हैं। हम थोड़ी देर में उनसे गुफ्तगू करेंगे। हम अब अगले क्रम में मास्टर जितेंद्र को इनवाइट करना चाहूंगी, जो अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा करेंगे। प्लीज वेलकम मास्टर जितेंद्र। सबसे पहले गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून जितेंद्र। सबसे पहले तो मैं इस गीतांजलि हॉस्पिटल का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं गीतांजलि हॉस्पिटल के, मेरे को कैंसर की बीमारी थी मैम। मैं डॉक्टर अंकित अग्रवाल सर का बहुत आभारी हूँ। डॉक्टर अंकित अग्रवाल और उनकी पूरी टीम ने मुझे और मेरे परिवार को एक नया जीवन दान दिया। उन्होंने निरंतर मेरा देखभाल की और मेरी कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी की यह बीमारी को सफलतापूर्वक संसाधित किया, समाप्त किया। और मुझे और मेरे परिवार को एक नया जीवन दान देने के लिए मैं गीतांजलि हॉस्पिटल और कैंसर सेंटर के डॉक्टर मिस्टर अंकित अग्रवाल का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसी तरह मुझे कैंसर सेंटर के कार्यक्रम अधिकारी ममता पुरोहित मैम ने मेरे इलाज के समय मुझे बहुत सहायता की और मुझे एक परिवार के सदस्य की तरह मेरा ट्रीटमेंट के समय मेरा देखभाल किया। और इसी तरह आज मैं कैंसर के मुक्त हो गया हूँ। कैंसर से मुक्त हो गया हूँ और मैं अब वापस पहले जैसा हो गया हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र। अब मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर रेणु मिश्रा मैम को, जो कि गीतांजलि कैंसर सेंटर में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है। वे हमें फीमेल्स में कौन कौन से कैंसर यूजुअली पाए जाते हैं और इनके निदान और उनसे बचाव के उपायों के बारे में हमें बताएंगे। प्लीज वेलकम डॉक्टर रेणु मिश्रा मैम।
Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You are audible. Okay. Okay. So, good afternoon. वर्ल्ड कैंसर डे के उपलक्ष्य में हमारे सर्वाइवर्स के साथ मिलके ये एक मीटिंग रख रहे हैं और अवेयरनेस और फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आगे कैंसर को कैसे हम इससे बच सकते हैं, कैसे इसको अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं और कैसे इसका सक्सेसफुली ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट महिलाओं में होने वाली कॉमन कैंसर्स के बारे में। तो महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर जो इंडिया में पाया जाता है वो है ब्रेस्ट का कैंसर, मतलब स्तन का कैंसर, और उसके बाद सर्विक्स का कैंसर। इसके अलावा भी जो कैंसर्स पाए जाते हैं महिलाओं में, जैसे कि ओवरीज का कैंसर, लंग्स का, कोलन का कैंसर और मुंह का कैंसर, ये सारे कैंसर्स कॉमनली होते हैं। बट हमारा मेन फोकस आ जाएगा महिलाओं के ब्रेस्ट और यूटरस या सर्विक्स इस कैंसर के बारे में। तो ज्यादातर ये कैंसर्स महिलाओं को माहवारी खत्म होने के बाद, मतलब पोस्ट मेनोपॉजल कंडीशन में होते हैं, तो इसलिए उन्हें इसके बाद थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। अगर कोई भी एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो माहवारी खत्म होने के बाद, इवन स्पॉटिंग भी हो, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इस सिम्टम को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा है, लगातार वजन कम हो रहा है, तो इस पे भी ध्यान देना चाहिए। प्राइवेट पार्ट से कोई भी डिस्चार्ज होना, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, सफेद पानी का आना या ब्लड का आना, ब्लड मिक्स डिस्चार्ज का आना, ये सारे वार्निंग साइंस होते हैं और कई बार महिलाएं शर्म या झिझक के चलते इसे इग्नोर कर देती हैं, जो आगे जाके काफी रिस्की हो सकता है। इसके अलावा अगर लगातार पेट में या कमर में दर्द बना हुआ है, तो ये सारे चीजें इग्नोर न करते हुए थोड़ा सतर्क रहना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। साथ में एक और चीज कर सकते हैं जो होता है अपने ब्रेस्ट का हर महीने एग्जामिनेशन करना, जिसे कहते हैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। जिन महिलाओं का अगर माहवारी चलती है तो उसमें उन्हें महीना खत्म होने के बाद अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करना चाहिए महीने में एक बार। और जो पोस्ट मेनोपॉजल हैं या प्रेग्नेंट महिलाएं, महीने के किसी भी दिन अपने ब्रेस्ट को, दोनों ब्रेस्ट को और आर्मपिट्स को एग्जामिन करना चाहिए। तो ये हुए कॉमन सिम्टम्स की बात। और अब हम बात करते हैं हम कैंसर से बच कैसे सकते हैं। तो प्रिवेंट करने के तरीकों में मेन होता है हम हमारी एक बैलेंस डाइट रखें और एक्टिव लाइफस्टाइल रखें, फिजिकली एक्टिव रहें। अगर हम हमारी दिनचर्या में 30 मिनट्स का एक्सरसाइज डेली इंक्लूड कर सकें, और तंबाकू का स्मोकिंग, च्यूइंग ये ना करें, बिल्कुल तंबाकू से दूर रहें, अल्कोहल का सेवन ना करें, तो काफी कैंसर्स प्रिवेंट हो सकते हैं। इसके अलावा गर्ल्स को 9 इयर्स से 14 इयर्स के बीच में HPV की वैक्सीन भी लेनी चाहिए। इससे HPV रिलेटेड सर्वाइकल कैंसर का रिस्क काफी कम हो जाता है। और 45 की उम्र के बाद मैमोग्राफी, जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर के लिए 24 के बाद पैप स्मीयर से स्क्रीनिंग स्टार्ट करनी चाहिए। और हमें हमेशा अपने फैमिली हिस्ट्री का अच्छा नॉलेज रखना चाहिए, बिकॉज अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है कैंसर की, सो आप में भी कुछ रिस्क हो सकते हैं। सो नॉलेज इज आवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ, बिगेस्ट पावर दीस डेज। सो हमें हमारी हिस्ट्री का भी पूरा जानकारी लेके, अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है, देन वी शुड मीट आवर डॉक्टर ऑन्कोलॉजिस्ट, ताकि हम ये प्लान कर सके कि कौन से कैंसर का आप में रिस्क है और हम उसकी स्क्रीनिंग किस समय और किस प्रकार स्टार्ट करनी चाहिए। That's all from my side. Thank you. Over to you, Mamta. मैम, जैसा कि हम जानते हैं भारत में महिलाएं जनरली बहुत ही हिचकिचाती हैं इस बीमारी के बारे में, अपने परिवार में शेयर नहीं कर पाती हैं। तो ये सभी जानकारी जो आपने हमसे साझा करी, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी डॉक्टर शाब्दिका कुलश्रेष्ठ जी को, जो कि गीतांजलि हॉस्पिटल में एज अ गायनेकोलॉजिस्ट कार्यरत है। इनके फादर का अभी कैंसर का ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ है, सो शी इज कीन इंटरेस्टेड टू शेयर हर एक्सपीरियंस। प्लीज वेलकम डॉक्टर शाब्दिका कुलश्रेष्ठ। सबसे पहले तो मैं सबको बधाई देना चाहूंगी आज के दिन की।
अच्छा इनिशिएटिव है जो गीतांजलि मेडिकल हॉस्पिटल ने किया है। और अभी लास्ट सितंबर में ही उनका ट्रीटमेंट हुआ है गीतांजलि में, अभी फिनिश हुआ है जनवरी में। रेडियोथेरेपी उनको दी गई थी। वो डायग्नोस्ड जब यहाँ आए थे तो लोकली इन्वेजिव था जिसमें लिम्फ नोड्स भी इन्वॉल्व थे। तो उस डायग्नोसिस के लिए और उसके ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर डॉक्टर रमेश पुरोहित सर हैं जो कि मेरे सीनियर हैं, उनसे मैंने राय ली तो उन्होंने मुझे रेडियोथेरेपी की सलाह दी। और उसको डॉक्टर डॉक्टर जो सारे रेडियो थेरेपी में है, सारा डिपार्टमेंट ही बहुत सपोर्टिव था और मेरे फादर की बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट हो और वो खुद आके खुद करा के जाते थे। देयर वाज नो प्रॉब्लम। और मुझे जैसे पेशेंट को सपोर्ट चाहिए होता है, वो मेंटल सपोर्ट और वो पूरा एक कंफर्टेबल सा एटमॉस्फेयर यहाँ था जो कि बहुत ही फेवरेबल था फॉर अ कैंसर पेशेंट जो कि ना मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा होता है। और मैं एक रिक्वेस्ट करी थी क्योंकि मेरे फादर को क्लियरली पता नहीं था कि उनको क्या डायग्नोसिस है, तो कैंसर सस्पेक्ट के हिसाब से उनका ट्रीटमेंट यहाँ पर किसी ने कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करते हुए उनको बहुत ही कंफर्टेबली ट्रीट किया। और पूरी तरह से अब मेरे पापा कंफर्टेबल है, क्योर्ड हैं। और फॉलोअप के लिए भी यहाँ से ही कॉल आता है पूरा फीडबैक वगैरह के लिए। सो इट वाज रियली अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड आई वुड लाइक टू शेयर कि इस तरह का अगर ट्रीटमेंट उदयपुर जैसी जगह में भी अवेलेबल हो गया है तो बड़े सिटीज में जाने का कोई मतलब ही नहीं रहता। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर योर वर्ड्स। टू मूव फॉरवर्ड, चलिए हम मिलते हैं हमारे एक नन्हे विनर मास्टर गौतम से। नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ। मेरा नाम जगाराम और मेरे पोते का नाम गौतम कुमार माली। यह बहुत बीमार रहता था और कई दिनों से बीमार था। हमने हमारे गांव में इलाज कराया, फिर हमने आबू रोड इलाज करवाया, फिर हमने सिरोही इलाज करवाया। इसकी हालत बहुत गंभीर थी। कई डॉक्टरों ने बोला था कि इसकी 2-4 दिन सेवा कर दो, ये रहने वाला नहीं है। तो भी फिर हम उदयपुर पहुँचे और उदयपुर हम सीधा गीतांजलि हॉस्पिटल पहुँचे। गीतांजलि हॉस्पिटल में इमरजेंसी में इसको दिखाया और इनकी सारी रिपोर्टें करवाई। करीब 6 महीने पहले हमारे पास एक बच्चा आया था, गौतम। बच्चे को हमने चेक किया, एडमिट किया। उसका बोन मैरो टेस्ट करके हमें ये पता चला कि बच्चे को ब्लड कैंसर है, जिसको हम अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया बोलते हैं। अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया एक तरह का ब्लड कैंसर होता है जिसके लिए कीमोथेरेपी के इंजेक्शंस और कीमोथेरेपी की टैबलेट्स की ज़रूरत पड़ती है। फिर हमने यहाँ पर इलाज चालू करवाया। धीरे धीरे इसकी रूटीन, इसका स्वास्थ्य धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। 6 महीने के कीमोथेरेपी के कोर्स के बाद बच्चे को रेडिएशन भी दिया, जिस कारण से उसके बाद वापस जब इसका बोन मैरो टेस्ट किया तो बोन मैरो में बीमारी जो है वो बिल्कुल वो कैंसर मुक्त हो गया है। आज दिन तक 6-7 महीने पूरे हो चुके हैं और ये हमारा पोता लाडला एकदम स्वस्थ हो गया है। गौतम जब हमारे पास आया था तो मासूम सा बच्चा, बहुत सुस्त, बीमारी के कारण काफ़ी परेशान था। धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी बीमारी ठीक होती गई, हमें रियल में पता चला कि वो कैसा बच्चा है। बहुत शैतान और बहुत क्यूट। गौतम से मैं जब भी वार्ड में मिलने जाता था, उसके पास हमेशा एक हाथ में गन होती थी और वो मुझे हमेशा ये बोलता था कि अंकित सर, मुझे बड़ा होके पुलिस वाला बनना है, मुझे बड़ा होके पुलिस वाला बनना है। तो अब मुझे लगता है कि वो आगे चल के अपने ड्रीम्स सारे पूरे कर लेगा। अंकित सर जी ने बहुत लाड प्यार के साथ में इस बच्चे का इतना बढ़िया फर्स्ट क्लास इलाज किया, तो धीरे धीरे ये बच्चा
एकदम स्वस्थ हो गया और आज हमारी छुट्टी हो गई और इसका इलाज पूरा हो गया। गौतम अपने दादाजी के साथ बहुत अटैच्ड है, अपने मम्मी पापा से ज़्यादा दादाजी के साथ अटैच्ड है। वो अपने दादाजी का लाडला है और दादाजी के कारण ही वो पूरे टाइम हॉस्पिटल में रुका है और हमारे से इलाज लिया है उसने। मैं गीतांजलि हॉस्पिटल कैंसर सेंटर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे सर अंकित सर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। गीतांजलि हॉस्पिटल, हेल्थ इज हैप्पीनेस। तो हमने अभी देखा मास्टर गौतम को। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूंगी मिस मधु दोषी जी को, जो कि हमारी एक विनर है, जिन्होंने कैंसर से लड़ते हुए इस बीमारी को हराया और आज हमारे साथ अपना अनुभव शेयर करेंगे। मधु दोषी मैम, प्लीज वेलकम। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जैसा कि मेरे को कैंसर हुआ वो मुझे पता भी नहीं पड़ा था और मैं पहली बार मतलब बीमार हुई मेरी जिंदगी में, लेकिन गीतांजलि वालों ने मुझे इतना अच्छा सहयोग दिया और मेरा पूरा साथ, जैसे अपनी भाई बहन के साथ रहते हो इस तरह से पूरा स्टाफ। आज भी मेरे को सपने में भी मतलब ऐसा नहीं होता है कि मैं बीमार हूँ, इतना अच्छा मेरे साथ व्यवहार किया इन लोगों ने। मैं वैसे डॉक्टर रेणु मिश्रा की और इन सब की मैं पूरे स्टाफ की मतलब इतनी क्या कहूँ मतलब इनके लिए कि इतना अच्छा सहयोग से ही मैं आज मतलब स्वस्थ हो गई हूँ पूरी तरह से। और जितना भी मैं कहूँ इनको सबको धन्यवाद। और ऐसे ही अगर सबका ये लोग व्यवहार कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ जब भी आती हूँ बिल्कुल अपने घर की तरह वो अपने साथ व्यवहार करते हैं। मुझे आज पहली बार मतलब ये अनुभव हुआ था कि मुझे कैंसर हुआ है, क्योंकि मैंने आज दिन तक हॉस्पिटल कभी भी नहीं गई थी। जब गई तब इतनी पूरी तरह से गई थी, से मेरी पूरी अच्छे से अच्छी सेवा करी इन लोगों ने। भगवान इनके सबके साथ अच्छे से अच्छा व्यवहार करेगा। ना कि मैं क्या बोलूं, खुद सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। इस क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगी डॉक्टर मनीष डोडमानी सर को, जो कि गीतांजलि हॉस्पिटल में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। वे हमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर्स के बारे में जानकारी देंगे। प्लीज वेलकम डॉक्टर मनीष। Hello, am I audible? Yes sir, you're audible. Yeah, very good afternoon to everyone and thanks for the Gitanjali Hospital for this opportunity. आज 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं ऑल डॉक्टर्स और पेशेंट्स और सर्वाइवर्स का अभिनंदन करना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर मनीष गीतांजलि हॉस्पिटल में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर इन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी कार्यरत हूँ। मैं आपको कई बार मिल चुका हूँ, पेशेंट्स को और डॉक्टर्स को भी। बेसिकली मैं ये आज बताना चाहता हूँ कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का कैंसर में क्या रोल है। बेसिकली जो कैंसर है उसमें से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर काफ़ी कॉमन है, मुंह से लेके लैट्रिन के रास्ते तक। तो इसमें खाने की नली मतलब फूड पाइप, पेट, बड़ी आंत, लीवर, गॉल ब्लैडर, इन सब कैंसरों का इलाज किया जाता है। कोई भी कैंसर की ट्रीटमेंट के पहले उसकी बायोप्सी लेनी ज़रूरी होती है। तो एंडोस्कोपी से हम फूड पाइप मतलब खाने की नली, लैट्रिन के रास्ते से बड़ी आंत में जो गांठ है उसकी बायोप्सी लेते हैं। और जब पेशेंट इनिशियली प्रेजेंट होता है तो उसे इन अवयवों की वजह से सिम्टम्स आने चालू हो जाते हैं। जैसे अगर खाने की नली में कैंसर हो तो खाना खाने में अटकना, पानी पीने में अटकना, खून की उल्टी होना, इसी तरह से लैट्रिन के रास्ते से खून जाना। अगर लीवर का कैंसर हो तो जॉन्डिस होना, ये सारे लक्षण दिखाई दिए जाते हैं। और कोई भी कैंसर की ट्रीटमेंट में सबसे महत्वपूर्ण जो स्टेप होती है वो अर्ली डायग्नोसिस। तो अगर कभी भी इस तरह से सिम्टम्स आते हैं तो सबसे पहले कंसर्न डॉक्टर को दिखा के जल्दी से जल्दी एंडोस्कोपी करनी चाहिए। कई तरह के जो कैंसर है जैसे खाने की नली में और पेट में, अगर ये पहले स्टेज में अगर पकड़े जाते हैं तो हम उसे एंडोस्कोपी से ही पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, बिना कोई रेडिएशन, बिना कोई सर्जरी की। लेकिन उसे ज़रूरी होता है पेशेंट जल्द से जल्द आए और उसे हम जल्द से जल्द डायग्नोस कर।
इसके बाद कई सारे कैंसर जो होते हैं, जैसे खाने की नली का कैंसर या बड़ी आंत का कैंसर, जब ये कैंसर ठीक हो जाता है उसके फॉलोअप में भी एंडोस्कोपी का रोल होता है। जैसे बड़ी आंत का जो कैंसर है, एक बार ट्रीटमेंट होने के बाद वो आने वाले 3 से 5 साल में रिकरेंस होने के चांस होते हैं। तो इसलिए इन सारे पेशेंट्स में 1 साल, 3 साल और 5 साल में कोलोनोस्कोपी करनी जरूरी होती है, ताकि अगर ये कैंसर वापस से आता है, चाहे वो ऑपरेशन के जगह पे हो या फिर नई जगह पे, तो जल्द से जल्द वो डायग्नोज किया जाए और उसे ट्रीट करके निकाल दिया जाए। इसके बाद अगर किसी को लार्ज इंटेस्टाइन का कैंसर हो रहा है बहुत कम उम्र में, जैसे 30 या 40 साल में, तो इनके जेनेटिक्स में भी ये आगे जाके आने वाले बच्चों में होने का चांस रहता है। और अगर ये कैंसर है तो आगे जाके हम उन बच्चों का एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, मतलब 25 साल के बाद एंडोस्कोपी करके देखा जा सकता है कि इनमें कैंसर होने के चांसेस है या नहीं है। और अगर है और वो जल्दी से पकड़े जाते हैं तो हम उन्हें एंडोस्कोपी से पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा जो गॉल ब्लैडर के कैंसर है या फिर पैनक्रियास के कैंसर है, ये कई बार कैंसर बाकी के लक्षणों से पहले जॉन्डिस का लक्षण लेके आ जाते हैं। और जॉन्डिस भी अलग अलग टाइप के होते हैं। ये जो तरीके का जॉन्डिस होता है ये ब्लॉक की वजह से होता है, और इसमें एंडोस्कोपी करके हम स्टेंट डाल देते हैं ताकि जॉन्डिस कम हो जाए। और जब जॉन्डिस नॉर्मल हो जाता है और उसके बाद ही वो कैंसर की आगे की ट्रीटमेंट हो पाती है, जैसे कि केमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी। तो जाते जाते मैं यही कहना चाहूंगा कि जब भी कोई भी आपको लक्षण आए तो जल्द से जल्द आप आपके डॉक्टर को दिखाएं, और अगर उसमें एंडोस्कोपी की जरूरत है तो उसे बिना घबराए वो कर लिया जाए, क्योंकि एंडोस्कोपी करने में सिर्फ 3 से 4 मिनट लगता है जो हम मुंह से करते हैं, और जो लैट्रिन के रास्ते से करते हैं उसे 15 से 20 मिनट लगता है, ताकि अगर कोई शंका रहती है तो हम इसे क्लियर किया जाए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर फॉर दिस फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन। ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आमतौर पर महिलाएं जिस पर बात करना नहीं चाहती। फिर भी हमारी एक विनर जो कि एक वीडियो के माध्यम से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं, आइए देखते हैं वो वीडियो। कैंसर से घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। कैंसर का सक्सेसफुल इलाज बहुत अच्छे से संभव है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ज़रूरी है वो ये है कि अगर हम इसे समय पे आइडेंटिफाई कर लें और इसका ट्रीटमेंट करा लें तो काफ़ी अच्छे से हम इस बीमारी से आज़ादी पा सकते हैं। मैं जस्ट आपसे डिस्कस करूँगा एक लेडी का केस जो पिछले 7 साल से गीतांजलि कैंसर सेंटर में ट्रीटमेंट ले रही है। जब वो 35 साल की थी तो उसे ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ। कहीं बाहर उसकी सर्जरी हुई जो कि कंप्लीट नहीं हुई थी। उसके बाद वो गीतांजलि कैंसर सेंटर आई, यहाँ पर उसकी सक्सेसफुल सर्जरी हुई। उसके बाद उसने कीमोथेरेपी रिसीव की और वो पिछले लगभग 6 साल से फॉलोअप पर थी। आज से लगभग 1.5 साल पहले अनफॉर्चुनेटली उसने दूसरे ब्रेस्ट में भी कैंसर डेवलप कर लिया, बट क्योंकि वो रेगुलर फॉलोअप पर थी, फर्स्ट स्टेज में ही उसका पता लग गया और सक्सेसफुली सेकेंड सर्जरी परफॉर्म करती गई और उसके बाद उसे कुछ साइकिल्स कीमो के दिए गए। मैं डूंगरपुर की रहने वाली हूँ। मैंने बगल में साइड पे गांठ थी, डूंगरपुर जांच करवाई तो उसने बोला कि अगर गीतांजलि हॉस्पिटल में जाओ और वहाँ पे इलाज कराओ, और मेरे आशीष सर ने ऑपरेशन किया है और अभी ठीक है, और अंकित सर ने कीमोपोड डाला है और अब मैं ठीक हो गई हूँ और मैं अभी ठीक हूँ और सब बच्चे सभी खुश है और ठीक है। किसी की गांठ निकली हो थन में और बगल में कहाँ पे तो छुपा के मत रखो और हॉस्पिटल आके उनका इलाज कराओ और इनकी जांच करवा करके दवाई करवाओ। मैं गीतांजलि हॉस्पिटल के कैंसर वार्ड के आशीष सर और अंकित सर और उनके स्टाफ सभी को मैं धन्यवाद बोलती हूँ, और मेरी सब ने ध्यान दिया और मुझे सही किया। ये मेरी चाची है। मेरी चाची का जब इलाज चल रहा था तो हमें पता चला इन्हें कैंसर है, तो हम निराश हो गए और फिर हम चाची को गीतांजलि हॉस्पिटल में एडमिट किया। इसके बाद डॉक्टर अंकित सर ने और डॉक्टर आशीष सर ने इनका इलाज किया। फिर आज 2 साल बाद ये ठीक है और घर का कार्य भी कर सकते हैं, जिसके कारण आज हम बहुत खुश हैं।
अब सेकेंड सर्जरी को लगभग 2 साल कंप्लीट होने को है। सो अगर हम पूरा देखें तो लगभग उस पेशेंट को कैंसर से फ्री हुए 7 साल हो चुके हैं और 2 सक्सेसफुल सर्जरी और कीमोथेरेपी के कुछ साइकिल्स के बाद अब वो अपना सारा रूटीन काम कर पा रही है, किसी भी तरह के रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो अपने घर का, अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रख पा रही है। सो मेन मैसेज ये है कि कैंसर यंग एज में भी काफ़ी कॉमन हो गया है। अगर किसी भी तरह का जो हम रूटीनली हमारे वेबसाइट पे या लिंक पे कैंसर के सिम्टम्स डालते रहते हैं, आपको उनमें से कोई भी सिम्टम लगता है तो जल्दी से जल्दी आपको एक एक्सपर्ट का ओपिनियन लेना चाहिए और जितना जल्दी हो सके इस बीमारी से ट्रीटमेंट करा के अपने को फ्री हो जाना चाहिए। थैंक यू। गीतांजलि हॉस्पिटल हेल्थ। इस क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगी डॉक्टर अंकित अग्रवाल सर को, जो कि गीतांजलि कैंसर सेंटर में एज अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। वे हमें कैंसर के निवारण में इम्यूनोथेरेपी का क्या रोल होता है, किस तरह से वो बेनिफिशियल रहती है पेशेंट्स के लिए, इस बारे में हमें विस्तृत जानकारी देंगे। डॉक्टर अंकित सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू मिस ममता, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकित अग्रवाल, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी, गीतांजलि कैंसर सेंटर से। आज मैं आपको इम्यूनोथेरेपी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा इस वर्ल्ड कैंसर डे पे। इम्यूनोथेरेपी सबसे रिसेंट ट्रीटमेंट चेंजेस हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं कि किसी भी कैंसर पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। ज़्यादातर इम्यूनोथेरेपी के जो इंजेक्शन होते हैं वो हम लोग स्टेज 4 के कैंसर्स के अंदर यूज़ करते हैं। इम्यूनोथेरेपी बेसिकली वो इंजेक्शन होते हैं जो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं, जिस कारण से इम्यूनिटी के कारण बीमारी, जो कैंसर की बीमारी होती है, वो उसको उससे राहत पाने में मदद मिलती है। कि इम्यूनोथेरेपी का रोल पिछले 5-7 सालों से काफ़ी ज़्यादा कैंसर के ट्रीटमेंट में आया है, क्योंकि इससे करीब 5% के चांसेस होते हैं कि पेशेंट जो हैं वो क्योर हो जाएं, इवन स्टेज 4 पेशेंट्स। इम्यूनोथेरेपी जो रूटीनली आजकल रिकमेंडेशन है वो सारे कैंसर्स के अंदर हम इम्यूनोथेरेपी यूज़ कर सकते हैं। हमें कुछ टेस्ट करने होते हैं जिससे हमें ये पता चल जाता है कि इम्यूनोथेरेपी कितना फ़ायदा करेगी। यस, थैंक यू। थैंक यू सो मच अंकित सर, आपके सुझावों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं यह कहना चाहूंगी कि अभी इस प्लेटफॉर्म में गीतांजलि कैंसर सेंटर के सभी डॉक्टर्स मौजूद हैं, तो हमें श्रोताओं से कुछ प्रश्न प्राप्त हुए हैं। उन्हीं प्रश्नों के बारे में विस्तृत जानकारी हम आपसे चाहेंगे। डॉक्टर आशीष सर, एक प्रश्न एक श्रोता के मन में है दैट क्या बायोप्सी करवाना बेनिफिशियल होता है? इसके कॉन्स एंड प्रॉन्स के बारे में कृपया हमें बताइए। आशीष सर। हाय। हेलो सर। बायोप्सी कराना कोई भी दिक्कत वाली चीज नहीं है। नॉर्मली लोगों में एक मिसकंसेप्शन रहता है कि बायोप्सी कराने से कैंसर फैल सकता है, इस चक्कर में वो बायोप्सी नहीं कराते हैं और टाइम वेस्ट करते रहते हैं। सो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल एक मिसकंसेप्शन है। और कैंसर का किसी भी तरह का साइंटिफिक ट्रीटमेंट चालू करने के लिए पहली रिक्वायरमेंट बायोप्सी की होती है। सो हमें और भी लोगों को ये जागरूकता देनी चाहिए। थैंक यू। यस सर, थैंक यू सो मच सर। एक प्रश्न और है डॉक्टर अरुण सर, इस बारे में हमें बताइए, क्या सर्जरी कैंसर का सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है? अरुण सर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, डॉक्टर आशीष सर, क्या आप हमें इस बारे में थोड़ा जानकारी देंगे? यस, कैंसर का सर्जरी द्वारा सक्सेसफुल इलाज संभव है। इवन जो सॉलिड ट्यूमर्स जिन्हें हम कहते हैं, उनके लिए सर्जरी आज भी ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। जो मैंने पहले भी अपनी टॉक में बताया, जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि समय पे पेशेंट का डॉक्टर के पास आना, ताकि एक अच्छी क्वालिटी सर्जरी की जा सके और उसे ठीक किया जा सके। सर्जरी में आज कई सारे एडवांसेस हो चुके हैं। ओपन सर्जरी से थोरेकोस्कोपिक और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी पर हम मूव कर चुके हैं और उनके द्वारा रूटीनली हम गीतांजलि कैंसर सेंटर में ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये भी लोगों में मिसकंसेप्शन है कि सर्जरी द्वारा ट्यूमर फैल जाता है।
अगर वो सर्जरी एक प्रॉपर कैंसर सेंटर पर ना की जाए तो ये चीज सही है, बट अगर कैंसर सेंटर पर प्रॉपर तरीके से कैंसर सर्जरी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करी जाए तो कैंसर का सर्जरी द्वारा बिल्कुल क्योर अच्छे से संभव है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। अभी अभी हमारे साथ डॉक्टर नीलेश टांक जो कि पीडियाट्रिक सर्जन है गीतांजलि हॉस्पिटल में, हमसे जुड़े हैं। वो पीडियाट्रिक कैंसर्स के बारे में हमें जानकारी देंगे। नीलेश सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। मैं MCH पीडियाट्रिक सर्जन हूँ और हम पीडियाट्रिक कैंसर की सर्जरीज करते हैं। पीडियाट्रिक कैंसर सर्जरी के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है कि आमतौर लोग ये समझते हैं कि भैया कैंसर हो गया है तो अब बचने की उम्मीदें कम है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल जिएंगे, 5 साल 10 साल जिएंगे। तो इसलिए बच्चों में जब कैंसर की चीज़ें पाई जाती हैं छोटे बच्चों में, तो जो पेरेंट्स जो होते हैं माता पिता, तो वो अपनी जो है होप छोड़ देते हैं कि चलो अब तो कुछ होने वाला नहीं है, अब हमारा बच्चा बचने वाला नहीं है, इस तरह से अपनी आशा छोड़ देते हैं। तो ये जो उनकी मान्यता है वो बिल्कुल गलत है। बच्चों के जो कैंसर होते हैं वो 100% क्योरेबल होते हैं। अगर वो अर्ली स्टेज में हमारे पास आते हैं तो 100% हमको क्योर कर सकते हैं सर्जरी के द्वारा। जो भी सॉलिड ऑर्गन ट्यूमर हैं, लीवर के ट्यूमर हैं, किडनी के ट्यूमर है तथा पेट के जो अन्य जो कैंसर के रोग हैं, वो सर्जरी करके 100% उसको क्योर किया जा सकता है। और वो बच्चा आगे जाके अपनी जिंदगी के 50, 60, 100 साल जो है अपनी फैमिली, अपने समाज को, अपने देश को दे सकता है। तो ये जो पेरेंट्स और जो समाज की जो सोच है बच्चों के कैंसर के प्रति, खास करके वो हमें उनको समझाना जरूरी है, हमको उनके बारे में जागरूक करना जरूरी है कि बच्चों के जो कैंसर हैं वो 1 साल के अंदर भी हो सकते हैं और अप टू 18 ईयर्स तक भी हो सकते हैं, उसके बाद तो होते ही हैं। तो बच्चों के कैंसर के बारे में ज्यादा डरने की चीज नहीं है। अगर लगता है कुछ भी चीजें सिम्टम्स आते हैं तो उनको इग्नोर ना करके तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क किया जाए और डॉक्टर से सलाह मशवरा करके उसका इलाज किया जाए ताकि हम बच्चे को, उसके भविष्य को हम बचा सकते हैं। तो यही मेरा है इस विषय पे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। अब एक श्रोता सर हम जानना चाह रहे हैं दैट रेडिएशन की जो ट्रीटमेंट है गीतांजलि कैंसर सेंटर में, रेडिएशन ट्रीटमेंट की क्या क्या एडवांस टेक्निक्स अवेलेबल है और ये कितना महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। डॉक्टर रमेश पुरोहित सर, क्या आप हमें इस बारे में कुछ जानकारी देंगे? जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, रेडिएशन का रोल कैंसर ट्रीटमेंट में रहता है। ऐसा माना जाता है कि एटलीस्ट 70 to 80% जितने भी कैंसर पेशेंट्स हैं उनका किसी न किसी रूप में या किसी न किसी स्टेज पर रेडिएशन का रोल आता है। और रेडिएशन की जो टेक्निक्स अब एडवांस्ड हो गई हैं तो अब काफी फोकस्ड रेडिएशन दी जाती है। पहले जब इतना एक्यूरेसी नहीं थी तो रेडिएशन को थोड़ा सा वाइड एरिया में विथ एरर मार्जिन दिया जाता था, पर अब तो हम एरर मार्जिन इतना कम हो गया है कि वी कैन फोकस रेडिएशन टू वेरी स्मॉल एरियाज या स्मॉल वॉल्यूम्स, और इसलिए साइड इफेक्ट्स कम होते हैं और क्योर रेट बेटर रहती है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी डॉक्टर नवीन पाटीदार सर को, जो कि पैलेटिव केयर डिपार्टमेंट में हैं। सर, मैं जानना चाहूंगी पैलेटिव केयर क्या योगदान निभाता है कैंसर केयर में? जी ममता जी, सबसे पहले सबको नमस्कार। आज वर्ल्ड कैंसर डे है और बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि कैंसर के अंदर पैलिएटिव केयर की बहुत ही अहम भूमिका होती है। और यहाँ पे जो पैलिएटिव केयर की जो सुविधा होती है वो कैंसर के जैसे पता लगता है, डायग्नोस होता है, उसके साथ ही पैलिएटिव केयर भी शुरू हो जाता है। इसमें हम मेनली जो मरीज के शारीरिक लक्षणों को तो हम साथ में जो जिसमें कि दर्द होता है उसको तो हम दूर करते ही हैं, उसके साथ साथ हम उसके मरीज के साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, हम फैमिली मीटिंग्स करते हैं और जो सारी मतलब आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पेन, तो कुल मिला के टोटल पेन जो हम मरीज को देखते हैं उसको मरीज को काफी आराम पड़ता है। जब मरीज को इन लक्षणों में आराम पड़ता है तो न केवल मरीज को बल्कि उसके साथ साथ जो मरीज के परिवार वाले हैं वो भी काफी रिलीफ फील करते हैं। तो पैलिएटिव केयर एक बहुत ही अहम भूमिका होती जा रही है कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर। जी ममता जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सीमा मैम,
जी सर, मैम वेलकम। आप हमारे साथ, ये एक क्वेश्चन आया है मैम हमारे सामने कि गीतांजलि कैंसर सेंटर में पैलेटिव केयर की क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं? हाँ ममता जी को ये बताने में आज विश्व कैंसर दिवस पे ये जागरूकता सब कैंसर पेशेंट्स को होनी चाहिए कि पैलिएटिव केयर असल में है क्या, क्योंकि बहुत कम पेशेंट्स ऐसे हैं, बहुत कम लोगों को ये जागरूकता फैली हुई कि पैलिएटिव केयर असल में होती क्या है। तो अभी जैसे कि डॉक्टर नवीन ने बताया है कि पैलिएटिव केयर हर कैंसर पेशेंट्स का एक राइट है, जो कि डायग्नोसिस, जस्ट स्टार्ट ऑफ द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर से शुरू हो जाता है। और इसमें जो असहनीय दर्द होता है और जिसका हम लोग इलाज करते हैं, उससे न केवल मरीज को राहत मिलती है बल्कि पूरे परिवार वाले भी सुकून का एहसास करते हैं। और जब दर्द में राहत मिलती है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, एक सकारात्मक सोच आती है, जिससे कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, उनकी भी कंप्लायंस बढ़ जाती है। तो मैं ये आज ये मैसेज करना चाहूंगी, मैं बहुत ही धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे गीतांजलि मैनेजमेंट और हमारे स्पेशली हमारे सीईओ सर प्रतीम तंबोली सर को, कि जिन्होंने यह सुविधा यहाँ पे शुरू करवाने में हमारा बहुत ही सहयोग दिया है। और हमने इसकी ट्रेनिंग ली है एम्स दिल्ली जाकर के। हमारे पास एक्सक्लूसिवली यहाँ पे कैंसर डिपार्टमेंट में रूम नंबर 3 हमको ओपीडी दिया गया सेपरेट, जहाँ पे हम आउटडोर में सभी ये जो कैंसर पेशेंट्स हैं जो इस तरह से शारीरिक लक्षणों से ग्रसित होते हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारी पूरी कैंसर टीम को, जिन्होंने इस पैलिएटिव डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाने में बहुत ही सहायता दी है। और उन्होंने भी ये अवेयरनेस फैलाई है कि पैलिएटिव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कैंसर रोगियों के लिए। और जो आउटडोर के साथ साथ हमारे पास इंडोर में हमारे पास बेड्स अवेलेबल हैं, तो जिन पेशेंट्स को हमको लगता है कि इनको हमको भर्ती करने की जरूरत है, तो हम उनको भर्ती करते हैं। और एक बहुत ही अहम चीज है कि जो पूरे साउथ राजस्थान में बहुत कम जगह नार्कोटिक ड्रग्स अवेलेबल है, तो हमारे पास मॉर्फिन की अनइंटरप्टेड फ्रीली अवेलेबल सप्लाई है। और हम पेशेंट को भर्ती करके, और जो बहुत असहनीय दर्द होता है, तो मॉर्फिन एक बहुत ही अच्छी दवाई है, जो काफी लोग, जिसमें ये एक मिथ है कि लाइक मॉर्फिन पे आ जाएंगे तो मतलब जीवन का अंत आ गया। ऐसा नहीं है। मॉर्फिन सिर्फ और सिर्फ दर्द को कम करने के लिए, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही अच्छी दवाई है, जो कि अगर सामान्य दवाओं से दर्द में राहत नहीं मिलती है तो उनमें हम मॉर्फिन का प्रयोग करते हैं। और जिन पेशेंट्स में मॉर्फिन नहीं, अगर ओरली नहीं ले सकते हैं, तो हमारे पास पैचेस हैं फेंटेनिल की, पट्टी चिपका करके भी हम दर्द का काफी उनको दर्द में राहत दिलाते हैं पेशेंट्स को। और उसके अलावा हम लोग फैमिली मीटिंग करते हैं। बेसिकली पैलिएटिव केयर में हम टीम अप्रोच के साथ काम करते हैं। हमारे पास नर्सेस होती हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, वॉलंटियर्स, सोशल वर्कर्स, सबकी हम लोगों को काफी हेल्प मिलती है इसके अंदर। तो व्हाट वी डू कि हम जब भी पेशेंट आता है तो हम फैमिली के साथ भी बात करते हैं। बहुत बार फैमिली मेंबर्स बोलते हैं कि हमको पेशेंट को बताना नहीं है कि क्या डायग्नोसिस है, तो धीरे धीरे हम इसको भी ब्रेक करते हैं। उनको हम बताते हैं कि आगे क्या इस बीमारी में होने वाला है, उनको एक मार्गदर्शक का काम करते हैं। We just support the patient as well as the family members both in family meeting। और हम उनको एडवांस केयर प्लानिंग के बारे में बताते हैं। तो हमारा एक रैपो होता है पेशेंट और पेशेंट के अटेंडेंट के साथ, और एक इतना अच्छा हमारा वो एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि उनको लगता है कि हर समय यस देयर इज समवन विद अस। सो यही फीलिंग जो पेशेंट को होती है, वो एक सकारात्मक सोच और कैंसर के इलाज को और आगे बढ़ाने में मदद करती है। तो मैं वापस यही कहना, सभी मरीजों के कैंसर में वो यही मैसेज देना चाहूंगी आज के दिवस पे कि कैंसर से घबराए नहीं। कैंसर से जो दर्द होता है उससे तो बिल्कुल भी नहीं घबराए, क्योंकि हम लोग हैं यहाँ पे आपके दर्द से राहत कराने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। इस क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आपसे ये जानकारी साझा करूंगी कि हाल ही में गीतांजलि कैंसर सेंटर में पेट सिटी स्कैन की फैसिलिटी अवेलेबल करवा दी गई है। पेशेंट इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए अब यहाँ ये फैसिलिटी अवेलेबल है। इसी के लिए मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगी। आइए देखते हैं वो वीडियो। गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल उदयपुर सतत 15 वर्षों से मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में अपनी सेवाएं देता आया है। गीतांजलि कैंसर सेंटर पिछले 10 वर्षों से उत्तम बहुआयामी कैंसर देखभाल सेंटर के रूप में जाना जाता है। यह नवीनतम चिकित्सा दृष्टिकोण के साथ उचित लागत पर मानवीय दृष्टिकोण के साथ कैंसर रोगियों के लिए सर्वोत्तम संभव उपचार प्रदान करता आया है। गीतांजलि कैंसर सेंटर में सर्जिकल, मेडिकल, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, हेमेटोलॉजी, पेन एंड पैलिएटिव केयर में उच्च योग्य और अनुभवी डॉक्टर्स की टीम एक ही छत के नीचे उपलब्ध है।
यहाँ ट्यूमर बोर्ड है, जिसके अंतर्गत कैंसर की चारों शाखाएं प्रत्येक कैंसर ट्यूमर का समन्वित एवं योजनाबद्ध तरीके से उपचार को सुनिश्चित करती है। गीतांजलि कैंसर सेंटर में सभी प्रकार के कैंसर के निदान और उपचार के लिए अत्याधुनिक रेडिएशन थेरेपी, डे केयर यूनिट एवं कीमोथेरेपी, रेडियो सर्जरी, ब्रेकी थेरेपी, 4D सिटी स्कैनर, 4D वर्क स्टेशन, कैंसर हेतु ऑपरेशन सुविधाएं उपलब्ध है। गीतांजलि कैंसर सेंटर में न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट है। इसके अंतर्गत न्यूक्लियर मेडिकल समर्पित टीम है, जिसके द्वारा रोगियों का पेट सीटी स्कैन किया जाता है। क्या होता है पेट सीटी स्कैन, किस तरह से किया जाता है, किन बीमारियों में उपयोगी है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें और इंतजार करें अगले वीडियो का। कैंसर सेंटर की पूर्व वीडियो में यहाँ मौजूद सभी अत्याधुनिक तकनीकों के बारे में जानकारी दी गई थी। कैंसर सेंटर में न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट द्वारा रोगियों का पेट सीटी स्कैन किया जा रहा है। गीतांजलि कैंसर सेंटर में डिस्कवरी IQ जनरेशन 2 3 रिंग्स एडवांस पेट सीटी स्कैन मशीन उपलब्ध है। तो आइए जानते हैं कि क्या होता है पेट सीटी स्कैन, किस तरह से किया जाता है और किन बीमारियों में उपयोगी है। गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में गीतांजलि कैंसर सेंटर में हमने डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन को एस्टैब्लिश किया। पेट सीटी स्कैन यानी पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी एंड कंप्यूटर टोमोग्राफी एक हाइब्रिड इमेजिंग मेथड है, जिसमें पेट और सीटी का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है। इसका एप्लीकेशंस बहुत ऑन्कोलॉजी एज वेल एज नॉन ऑन्कोलॉजिकल इंडिकेशंस में होता है। कैंसर पेशेंट्स में कैंसर बॉडी में कितना स्प्रेड हुआ है वो पता करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। पेशेंट को कैंसर डिटेक्ट होता है, कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ है वो पता नहीं चलता है, वो पता करने के लिए पेट सीटी कैन बी वेरी मच यूजफुल। एंड ऑल्सो इन केस ऑफ पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम्स कैंसर को आइडेंटिफाई करने में पेट सीटी हेल्प करता है। ऑन द डे ऑफ स्कैन जब पेशेंट पेट सीटी करवाने आता है, उसका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के बाद पेशेंट को प्रिपेयर किया जाता है, विच इंक्लूड्स पेशेंट का रैंडम ब्लड ग्लूकोज चेक करना एज वेल एज पेशेंट का किडनी फंक्शंस चेक करना। एक बार पेशेंट प्रिपेयर होने के बाद हमारा रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर पेशेंट को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देता है एंड पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करता है। प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देने के बाद पेशेंट को रेडियो एक्टिविटी यानी FDG इंजेक्ट किया जाता है। FDG इंजेक्शन के बाद पेशेंट को एक डेडिकेटेड पोस्ट इंजेक्शन वेटिंग एरिया में वेट करना पड़ता है। ड्यूरिंग द वेटिंग पीरियड पेशेंट को खूब सारा पानी पीना होता है और किसी से बात नहीं करना होता है और रिलैक्स रहना होता है। 45 मिनट्स टू 1 आवर के बाद पेशेंट को पेट सीटी स्कैन के लिए मशीन के अंदर लिया जाता है। एक रेगुलर पेट सीटी स्कैन होल बॉडी का 10 मिनट में हो जाता है एंड आफ्टर स्कैन इज़ डन उसका क्वालिटी असेस किया जाता है कि स्कैन ठीक से हुआ कि नहीं एंड देन पेशेंट को जाने की अनुमति दिया जाता है। टू मूव फॉरवर्ड, मैं डॉक्टर रेणु मिश्रा मैम को इनवाइट करूंगी कि वे हमें टारगेटेड थेरेपी एंड हार्मोन थेरेपी के बारे में बताएं। मैम। हेलो उनका। सो टारगेटेड थेरेपी जो है इट इज नेक्स्ट लेवल थेरेपी नाउ। इट इज लाइक द प्रिसीजन थेरेपी। जैसे एकदम सटीक तरीके से हम कैंसर का जब हमें कारण समझ में आया कि भाई कैंसर में अनियमित तरीके से सेल डिवीजन होता रहता है, इसके अगर कोई रिस्पॉन्सिबल मॉलिक्यूल्स, जीन्स या प्रोटीन्स जैसे जिन कैंसर्स में पहचाने गए, उन कैंसर्स के लिए आज हमारे पास टारगेटेड थेरेपी अवेलेबल है। टारगेटेड थेरेपी कैंसर सिर्फ कैंसर सेल्स पे ही टारगेट करती है, इसीलिए जो कन्वेंशनल कीमोथेरेपी होती है जिसके कारण सारे डिवाइडिंग सेल्स वो सब पे काम करती है, तो उसमें थोड़े साइड इफेक्ट्स ज्यादा होते हैं। लेकिन टारगेटेड थेरेपी इसमें, क्योंकि ये सिर्फ टारगेट पे ही काम करेगी, जो स्पेसिफिक प्रोटीन, जीन्स या कुछ मॉलिक्यूल्स पे जो कैंसर के सेल्स में होगा, तो इसीलिए उसके साइड इफेक्ट्स काफी कम होते हैं और अलग टाइप के होते हैं। टारगेटेड थेरेपी मुख्यतः 3 प्रकार की मान सकते हैं हम। एक स्मॉल मॉलिक्यूल ड्रग्स होती हैं जैसे कि इमैटिनिब, जो कि CML के मरीजों को दी जाती है। इसके अलावा टारगेटेड थेरेपी लंग कैंसर में भी काफी यूज होती है, जो कि स्पेशल टारगेट्स पे काम करती है, जैसे ALK, EGFR, ROS पे। किडनी के कैंसर में भी इसका रोल है। और एक टाइप की टारगेटेड थेरेपी होती है जो होती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, जैसे कि बेविसिजुमैब और ट्रांसफुजुमैब, ये भी कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स पे ही एक्ट करती है। तो मतलब
टारगेटेड थेरेपी टैबलेट भी हो सकती है और इंजेक्शंस भी हो सकती है, और इसे हम टारगेटेड थेरेपी ही यूज करें किसी कैंसर में, ऐसा भी होता है, और कुछ कैंसर्स में इसे कीमोथेरेपी के साथ भी दिया जाता है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अभी अभी एक श्रोता का हमारे सामने एक प्रश्न आया है सर कि मैलिग्नेंसी के केस में इम्यूनोथेरेपी सर कितनी कारगर साबित होती है? डॉक्टर अंकित सर। देखिए, इम्यूनोथेरेपी का जो रोल आया है, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वन ऑफ द ड्रामेटिक चेंजेस दैट हैज बीन देयर। अभी तक इम्यूनोथेरेपी का रोल हम लोग स्टेज 4 कैंसर को ये मानते आए हैं कि इट इज नॉट क्योरेबल, बट इम्यूनोथेरेपी एक ऐसा ट्रीटमेंट आया है विच हैज जिसने हमें कुछ परसेंटेज लोगों में क्योर रेट भी शो किया है। तो इम्यूनोथेरेपी का सबसे बड़ा रोल ये है कि इट हैज़ द टेंडेंसी टू क्योर द डिजीज। ठीक है, बहुत सारे हम क्योर रेट जो है वो बहुत हाई नहीं है, लेस देन 5% लोग जो हैं वो क्योर होते हैं, बट स्टिल एक नया ट्रीटमेंट जो है जिसने हमें एक नया रास्ता दिखाया है कि स्टेज 4 इज स्टिल कैन बी क्योरेबल बाय इम्यूनोथेरेपी, although low percentage, but still there are chances. सर मैं ये जानना चाहूंगी सर, ट्यूमर बोर्ड कैसे काम करता है सर? हमारे हॉस्पिटल में जो ट्यूमर बोर्ड फैसिलिटी है सर, ट्यूमर बोर्ड के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि इसके क्या उद्देश्य हैं, किस तरह से ये पेशेंट केयर में अच्छा साबित होता है, कि पेशेंट को कितना रिलैक्सेशन मिलता है इस डिस्कशन के बाद। देखिए, बेसिक जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है वो 3 तरीके से 3 अलग विभाग होते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में। एक होता है सर्जिकल पार्ट, एक होता है रेडिएशन पार्ट, और एक होता है मेडिसिन का पार्ट जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट देखते हैं। तो ट्यूमर बोर्ड बेसिकली तीनों डिपार्टमेंट एक साथ मिलके ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं किसी भी पेशेंट का। पेशेंट्स के साथ में डिस्कशन होता है, तीनों डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स मिलके बैठते हैं, पेशेंट के साथ सारा डिटेल डिस्कशन होता है, पेशेंट के रिलेटिव्स को ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल्स में समझाया जाता है। कई ऐसे कैंसर्स होते हैं जिनमें मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट तीनों की भूमिका बहुत अहम होती है। तो पेशेंट्स को पूरा डिटेल में ये डिस्कस करके ये बताया जाता है कि आपका ट्रीटमेंट किस तरह से हमें करना चाहिए, और बेस्ट रिजल्ट देने के लिए अपन को किस तरह से आगे फर्दर प्रोसीड करना चाहिए। तो ट्यूमर बोर्ड के द्वारा पेशेंट को और पेशेंट के रिलेटिव्स को काफ़ी क्लियर हो जाता है कि पेशेंट का ट्रीटमेंट जो है किस तरह से करना चाहिए और बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट्स। ये जानकारी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी डॉक्टर रेणु मिश्रा मैम को। प्लीज वेलकम डॉक्टर रेणु मिश्रा मैम। Honorable Chief Guest, Mr. Tambuli, CEO GMCH, respected seniors, colleagues, and our most valued invited guests, survivors, who keep inspiring us, and all the other listeners. It is my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion. I, Dr. Renu Mishra, on behalf of Gitanjali Hospital and the entire fraternity of oncology here, and on my own personal behalf, extend a very hearty vote of thanks to all the speakers, survivors, everybody who spoke here, shared their knowledge, experience, and opinion. And I would also like to thank our marketing team for making all this arrangement of this wonderful session. And we'll definitely look forward to more such sessions for our continuous interaction. Thank you, everyone. Thank you. हेलो, यस मैम। मैं मधु दोषी जी। मैं ये प्रश्न पूछना चाह रही हूँ कि मुझे लंग्स कैंसर हो चुका था, और जिसमें 6 तो मैंने मेन थेरेपी जो होती है कीमोथेरेपी, वो तो मैं ले चुकी हूँ। उसके बाद 6 मैंने टारगेट वाली भी करी पूरी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है क्या कि उसके बाद अपन जैसे ना चाहे, जरूरत ना लगे, और अपन किसी मेडिसिन से भी मतलब आगे थोड़ा समय निकाल सकते हैं? ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? जी मैम। डॉक्टर अंकित अग्रवाल सर, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? अंकित अग्रवाल सर।
डॉक्टर रेणु मिश्रा मैम, Yes, I can take up this question. प्लीज वेलकम। श्योर। देखिए, अगर उनके कैंसर में कुछ टैबलेट्स के लिए वो एलिजिबल होंगे, उसका टेस्ट आई थिंक शुरुआत में ही हुआ होगा। एंड फॉर व्हाट आई कैन रिमेम्बर, उनका केस शायद शी इज नॉट एलिजिबल फॉर टैबलेट्स, इसीलिए उनके इंजेक्टेबल्स चल रहे हैं। तो शी हैज कंप्लीटेड हर जो थेरेपी है, उसके बाद अभी मेंटेनेंस थेरेपी पे है वो। सो इट इज प्रेफरेबल कि वो अपना मेंटेनेंस थेरेपी का कोर्स पूरा लेते रहे। अभी अगर आप टैबलेट के लिए एलिजिबल होते हैं, हम डेफिनेटली चालू करते हैं। यस यस मैम, वैसे इसीलिए मैं पूछ रही हूँ, मतलब मैं बहुत हो चुकी हूँ थेरेपी से, तो हो सकता है अगर मेरा जैसे कल पेट स्कैन के लिए आना भी है उदयपुर में ही। अभी तो मैं बांसवाड़ा राजस्थान से ही बोल रही हूँ, लेकिन अगर ऐसा हो अवेलेबल है और हो सकता है, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं मेडिसिन पे ही थोड़ा हो जाए। मेरा शरीर अब मेरे को लगता नहीं, मैं इतनी थेरेपी ले चुकी हूँ, इसलिए अब मैं थोड़ा रेस्ट बीच में चाहती हूँ। जैसे आपका तो तहे दिल से, मैं तहे दिल से आपका तो क्या धन्यवाद है क्योंकि आपने मुझे आधी रात को भी कभी ना नहीं कहा है मैम। जब भी जरूरत पड़ी आपने मुझे पूरी हेल्प करी, चाहे मैंने आधी रात को भी मैसेज करा है, मेरे बेटे ने फोन करा है, पर आपने मतलब कभी भी ये नहीं कहा कि आपने मुझे डिस्टर्ब क्यों किया। आपने मेरे को बराबर सहयोग किया है और उसी से ही मैं मतलब आज अपने आप को स्वस्थ मान रही हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मिसेस मधु जी। इस अवेयरनेस मीट को हम यहीं समाप्त करेंगे। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आप सभी उपस्थित माननीय लोगों का, जिन्होंने इस अवेयरनेस मीट को सार्थक बनाने में योगदान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।